दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आने वाले हैं। इसको लेकर के अब बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जम करके विरोध किया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आ रहे हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो फिर उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी, उनका हम विरोध करेंगे, उनका हम एयरपोर्ट में एंट्री नहीं करने देंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक साथ रहते हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने वालों की एंट्री नहीं होने देंगे। जी आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगले महीने बिहार आने वाले हैं। उनके बिहार आने से पहले ही विवाद तेज हो गया है। बिहार सरकार में मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करने के लिए यहाँ पर आएंगे तो फिर उनका हम विरोध करेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुस्लिम भाई को लड़ाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका जम करके विरोध करूंगा, जब मैं उनका हवाई अड्डे पर घेराव करूंगा। अगर भाईचारे का संदेश देंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो फिर उनकी बिहार में एंट्री हो सकती है, वरना एंट्री बैन कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पटना में 13 से 17 मई तक कार्यक्रम प्रस्तावित है। आयोजकों ने कथा की आयोजन की बुकिंग का आवेदन तो दिया, लेकिन अभी तक इसकी अनुमति नहीं मिली है। अभी तक तय कार्यक्रम के अनुसार 12 मई की शाम को पटना के दीघा घाट से गांधी मैदान तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया के रहने वाले एक युवक ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसको लेकर के काफी बवाल खड़ा हो गया है। जब बिहार के सीमांचल के पूर्णिया में एक युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद लिख करके सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया, जिसको लेकर के अब उन पर बवाल खड़ा हो गया है। युवक ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद का पोस्ट किया, उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार के पूर्णिया जिले में पुलिस की आईटी सेल ने एक फेसबुक पोस्ट को लेकर के जांच शुरू की है। कहा जा रहा है कि पोस्ट में पाकिस्तान समर्थक नारा लिखा गया था। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। कई लोगों ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। फेसबुक पर विवादित पोस्ट करने वाले युवक की पहचान पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कालीगंज निवासी रोनी अहमद के रूप में हुई है। उसने फेसबुक पर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। जब लोगों ने उसके पोस्ट पर आपत्ति जताई तो फिर उन्होंने लिखा है कि हिंदुत्व भी पाकिस्तान बन जाएगा। जब लोगों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जब पूर्णिया मुफस्सिल थाने के थानेदार संतोष झा ने मीडिया को बताया है कि पुलिस लोगों से फोन कॉल और फिर व्हाट्सएप संदेश मिले हैं, जिसमें आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस की आईटी सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है और युवक की तलाश की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसके चलते नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका लगा है। इसके चलते जदयू नेता अजय आलोक जेडीयू छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्होंने दिल्ली में कल भाजपा कार्यालय में जाकर के पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनको भाजपा की सदस्यता दिलाई है। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास रहे अजय आलोक को जेडीयू ने पिछले साल पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का समर्थन करने की वजह से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद से हुए नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए। अब उन्होंने बीजेपी में एंट्री मार ली है। जहां अजय आलोक ने दिल्ली में स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी का दामन थामा है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अजय आलोक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ की है और कहा है कि उन्हें लग रहा है कि वे अपने परिवार में आ गए हैं। अजय आलोक को बीते साल जून महीने में जदयू से निकाल दिया गया था। इसके बाद से हुए ट्विटर पर लगातार सक्रिय हुए। उन्होंने बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन में कई ट्वीट भी किए। इसके अलावा नीतीश कुमार पर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने को लेकर के भी कई हमले किए हैं। अब करीब 10 महीने बाद उन्होंने अपना नया ठिकाना तलाश लिया है भाजपा।
दोस्तों अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो फिर आप एक बार फिर से तैयार हो जाइए लॉकडाउन के लिए। हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर से बिहार में कोरोना वापस लौट आया है। जब हर दिन प्रतिदिन बिहार में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जब बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बीते कई दिनों से हर दिन 100 से अधिक नए केस मिल रहे हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार इस कदर बढ़ रही है कि एक सप्ताह में 72 एक्टिव केस में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 21 अप्रैल को पूरे बिहार में कुल 784 कोरोना के एक्टिव मरीज थे, जो 27 अप्रैल को बढ़कर के 856 हो गए हैं। अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर अब तक कोरोना से 4 लोगों की जान जा चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या में वृद्धि सबसे अधिक हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या में वृद्धि सबसे अधिक पटना में हुई है। जी हाँ, पटना में पिछले एक सप्ताह में 69 एक्टिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इनमें 20 अप्रैल को पटना में 390 एक्टिव मरीज थे, जो 27 अप्रैल को 459 एक्टिव मरीज की संख्या में दर्ज की गई है। अभी कुल 28 मरीज अस्पताल में एडमिट है, जबकि 21 अप्रैल को 15 मरीज ही अस्पताल में एडमिट थे। यानी कि एक सप्ताह में एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या में 13% की बढ़ोतरी हुई है। हाल फिलहाल के बारे में अगर बात किया जाए तो कल 179 नए केस सामने आए हैं। इनमें पटना में 99, पूर्वी चंपारण में 11 नए मरीज मिले हैं। 27 अप्रैल को एक्टिव मरीजों की संख्या 856 है। इनमें सिर्फ पटना में 459, गया 39, पूर्णिया 29, भागलपुर 67, खगड़िया 37 और पश्चिमी चंपारण में 28 कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए थे। ये सभी अस्पताल में एक्टिव एडमिट है। दोस्तों बात करते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेंद्र शास्त्री 5 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। जब पटना के नौबतपुर में उनका 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री के दौरे से पहले ही बिहार की सियासत गर्म हो गई है। जब लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के विरोध के बाद अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी धीरेंद्र शास्त्री के दौरे पर आपत्ति जताई है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को जेल में रहना चाहिए। जब अगर वे जेल से बाहर आए हैं तो फिर ये बहुत ही अफसोस की बात है। जब उन्होंने कहा है कि बीजेपी के द्वारा धार्मिक उन्मादों की एक जमात खड़ी की जा रही है। जगदानंद सिंह ने धीरेंद्र शास्त्री के दौरे के बहाने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिसका मन करता है वही बाबा बन जाता है। जब भारत की जनता को संतों की परंपरा पर काफी विश्वास था, उसे बीजेपी के लोग खत्म कर रहे हैं। जब बीजेपी के लोग खुद तो धार्मिक उन्माद फैलाते ही हैं और उन्मादियों की एक जमात खड़ा करना चाह रहे हैं। प्रवचन के द्वारा कैसे हुकूमत की रक्षा हो सकती है? संत की ये परंपरा नहीं है और संत कभी भी राजनीतिक बात नहीं करते हैं। संत कभी भी समाज में विघटनकारी बात नहीं करते हैं। जब विघटनकारी लोग संत कैसे हो सकते हैं? कोई उन्मादी संत हो जाए, भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हो चुकी है। हालांकि जनगणना कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनगणना के दौरान आम लोग अपनी जाति बताने में कोई परहेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब जनगणना कर्मी उनसे उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछते हैं तो फिर वे उन्हें गलत जानकारी दे रहे हैं। ऐसा केवल एक हिस्से में नहीं बल्कि बिहार के कई हिस्सों में हो रहा है। जनगणना कर्मियों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोग पहले तो जानकारी देने के लिए समय नहीं देना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी समस्या ये आ रही है कि लोग अपनी जमीन, आय, मकान और उम्र समेत कई जानकारी देने में जानकारी आनाकानी कर रहे हैं। जनगणना कर्मी लक्ष्मी और किशोर कुमार ने बताया है कि अधिकांश लोग अपनी जमीन काफी कम बता रहे हैं, जब वही कई पक्का मकान होते हुए भी अपने मकान को कच्चा मकान बता रहे हैं। जब कई की आमदनी लाखों में है लेकिन वे हजारों में बता रहे हैं। उन्होंने अपनी व्यवस्था जाहिर करते हुए कहा है कि लोग अपने बारे में जो बता रहे हैं जब उसे फॉर्म में भरना उनकी मजबूरी है। वहीं कई लोग कर्मियों से गणना पर भी सवाल उठा रहे हैं, जब इस कारण कर्मियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 27 जिलों में 36 अनुमंडलों में नए उत्पाद थाने खोले जाएंगे। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसकी अधिसूचना के साथ ही संकल्प जारी कर दिया है। इन नए मद्य निषेध थानों का क्षेत्र अधिकार संबंधित अनुमंडल होगा, जहां पर उत्पाद अधिकारियों से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की जा सकेगी। के पाठक ने बताया है कि राज्य में मद्य निषेध नीति के उल्लंघन के अत्यधिक मामले प्रकाश में आ रहे हैं। समीक्षा में पाया गया है कि वर्तमान में कार्यरत अधिकांश उत्पाद थाने का विरुद्ध क्षेत्रीय होने के कारण समुचित निरीक्षण आदि काम करने में कठिनाई हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि आनंद मोहन की रिहाई पर अब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक दलित डीएम की बेरहमी से हत्या करके दोषी को रिहा करना पूरी तरीके से गलत है।
क्या नीतीश कुमार इसी रिहाई की बात करके 2024 में देश के लोगों से वोट मांगेंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पूरे देश में विपक्षी एकता के नाम पर घूम रहे हैं और खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बता रहे हैं। क्या वे 2024 के चुनाव में दलित समुदाय को बोलेंगे कि उन्होंने एक दलित अफसर की हत्या करने वाले व्यक्ति को छोड़ दिया? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वे फिर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना किसी नीति की विपक्षी एकता बनाने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के नीतीश कुमार का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। जी कृष्ण नैया के परिवार वालों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। वहीं आंध्र प्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी स्वर्गीय जी कृष्ण नैया आईएएस की हत्या के दोषियों को रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में एक विनम्र परिवार में जन्मे जी कृष्ण नैया अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्पों के बल पर आईएएस अधिकारी बने थे, जिसके बाद उन्हें बिहार कैडर आवंटित किया गया था। एक आईएएस अधिकारी के रूप में जी कृष्ण नैया ने हमेशा गरीबों और फिर दलितों के पक्ष में फैसले लिए। यहाँ तक कि जिस दिन उनकी बेरहमी से जान ले ली गई थी, उस दिन भी वे अपने बॉडीगार्ड को भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को एक एक कदम फूंक फूंक करके रखते सबने देखा है। उनके इन्हीं सधे कदमों ने उन्हें देश के लीजेंडरी नेताओं की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। जंगल राज से अपने राज्य को निकालने के चलते हुए बिहार की राजनीति से निकल करके देश भर में छाए जाने का दम भर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के उभरने के पहले और फिर बाद में ऐसा कई बार ऐसा हुआ है जब उन्हें पीएम पद के लिए उपयुक्त समझा गया। जब मोदी के छा जाने के पहले तक कई बार ऐसा लगा कि वे एनडीए की ओर से भी पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं, पर अपनी राजनीति के दुर्दिन के समय उनके एक कदम के चलते उनकी छवि ऐसी खराब हो रही है जैसा कि कभी उनके चिर परिचित दोस्त और फिर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव की भी नहीं रही होगी। आनंद मोहन समेत 27 कुख्यात अपराधियों की रिहाई करा करके उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जब कहा जा रहा है कि आनंद मोहन सिंह की जेल से रिहाई करा करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार में बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज लेने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में राजपूत मतदाताओं का साथ इन दलों को मिल जाएगा। पर क्या आनंद मोहन की हैसियत अभी भी बिहारी वोटरों को अपनी ओर खींचने की है, ये सवाल है। क्या आनंद मोहन अब दगे कारतूस नहीं हो चुके हैं? अगर हम आनंद मोहन की राजनीति की यात्रा पर नजर डालें तो फिर वे कभी भी अकेले दम पर चुनाव जीतने की हैसियत नहीं रख रहे हैं। हमेशा उन्हें या फिर उनके परिवार को किसी राजनीतिक दल के सहारे की तलाश रही है। अपने राजनीति के स्वर्णिम काल में भी उन्हें करीब 4 बार का हार का सामना करना पड़ा, जब 2 बार तो जेल में रहने के बावजूद भी सहानुभूति वोट से भी मशहूर हो गए। बिहार पीपुल्स पार्टी ने भी कोई ऐसी सफलता नहीं हासिल कर सकी जिसके आधार पर वे राज्य की राजनीति में स्थापित हो सके। दोस्तों, बिहार के मुखिया अक्सर हेराफेरी करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि सभी मुखिया ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर मुखिया ऐसे करते हैं। जब बिहार के ज्यादातर मुखिया भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी हम आपको बिहार की एक ऐसा मुखिया के बारे में बताएंगे, एक महिला मुखिया के बारे में बताएंगे जिसे जानकर के आप हैरान रह जाएंगे। यह वे न सिर्फ इंसानों के लिए सोचते हैं बल्कि पशु पक्षी के लिए भी सोचते हैं। जब पशु पक्षी की जीवन बचाने के लिए पहल कर रहे हैं। जब बिहार के गया में एक महिला मुखिया ऐसे भी हैं जिन्हें इंसानों की नहीं बल्कि पशुओं की भी फिक्र है। यही वजह है कि गर्मी के इस मौसम में इंसानों के लिए जगह जगह पर घड़े रखवाए, वहीं पालतू और जंगली जानवरों का भी ख्याल रखा। जानवरों को पानी आसानी से मिले, इसके लिए उन्होंने बिहार झारखंड की सीमा पर कोठी के इलाके बिकोपुर में पानी के लिए दर्जन भर गड्ढे जेसीबी से खुदवाए हैं। मुखिया मेहरे अंगेज खानम साल 2016 से अपने निजी पैसे से ऐसा करती है। जब बताया जाता है कि गया के कोठी अंतर्गत बिकोपुर पंचायत की महिला मुखिया मेहरे अंगेज खानम और मुखिया प्रतिनिधि छोटन खान के द्वारा ऐसा पिछले 7 सालों से किया जाता है। इसमें दोनों की सहभागिता रहती है और ये अपने रुपए लगाते हैं। ऐसा करके जंगली या फिर पालतू पशुओं को पानी की समस्या से बड़ी निजात दिलाने का काम कर रहे हैं। साल 2016 से इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। महिला मुखिया मेहरे अंगेज खानम इंसानों के साथ साथ पशुओं को पानी की किल्लत ना हो, इसके लिए हर साल गर्मी के दिनों में पूरा ख्याल रखती है। यही वजह है कि बिकोपुर में कई स्थानों पर वे इंसानों के लिए घड़े रखवाती है ताकि लोगों को ठंडा पानी आराम से उनके क्षेत्र में कहीं भी मिल सके। वहीं पशुओं का भी ख्याल रखती है। यही वजह है कि जंगली हो या फिर पालतू पशु, ऐसे जानवरों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ना पड़ता है। जब वे नदी में गड्ढे खुदवा देती है, इस साल भी करीब 10 से 12 बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए गए हैं।
या जेसीबी की मदद से गड्ढे खुदवाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि किसी बड़े गड्ढे में पानी कम हो जाए तो फिर उसे जेसीबी लगा करके इसमें गड्ढा खुदवा करके पानी की उपलब्धता करवाए जाते हैं। इससे पालतू मवेशी दिन भर यहाँ आकर के पानी पीते हैं। वही रात में जंगली जानवर भी इन गड्ढों में भरे पानी को पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। इस तरह इंसानों के साथ साथ पशुओं को पानी कैसे मिले, इसका ख्याल बेकोपुर पंचायत की मुखिया मेहरे अंगेज खानम पूरी तरीके से रखती है। तो दोस्तों आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या बिहार के सभी मुखिया को इस तरह की पहल नहीं करनी चाहिए? क्या बिहार के सभी मुखिया को इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों का ख्याल इस तरीके से नहीं रखना चाहिए? जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है, इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी प्यास से तिरबतर हो जाते हैं। जहाँ दूर दूर इलाके में, दूर दराज इलाके में पानी नहीं रहने के कारण जंगली जानवर प्यास से तड़पते हैं। तो ऐसे में आपसे सवाल है कि क्या पूरे बिहार के मुखिया को, पूरे बिहार के जितने भी पंचायत के मुखिया हैं, सभी मुखिया को इस तरह की पहल नहीं करनी चाहिए? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट को हम पढ़ते हैं और उसमें आप अपना राय दीजिए। दोस्तों बात करेंगे कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पर करारा तंज कसा है। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। जब बिहार में जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने कहा है कि लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद का एक भी सांसद नहीं है, वे जीरो है। कुछ ऐसा ही हाल नीतीश कुमार का है। दोनों मिलकर के प्रधानमंत्री के नीचे बताए बात नहीं करते हैं। जब देश का पीएम कौन होगा ये लोग तय करेंगे। बिहार देश में सबसे फिसदी राज्य है, लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि उन्होंने इस राज्य को अमेरिका बना दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार में इतनी समझ तो होनी चाहिए कि वे इस बारे में लोगों से पूछे। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, कानून व्यवस्था सभी के विशेषज्ञ नीतीश कुमार बन गए हैं। कुर्सी पर चिपकने की महारत तो देश देख ही रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार अब 2014 वाले नीतीश नेता नहीं रह गए, वे बदल गए हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि पिछले 3-4 दिनों में दालों की कीमतों में 5 से 10 रुपए प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है। वहीं चीनी और फिर गुड़ की कीमतों में 2 से 5 रुपए तक का इजाफा दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार खुदरा बाजार में अरहर 130 रुपए बढ़कर की 135 से 140 रुपए हो गया है। मूंग दाल 115 से 120 रुपए, मसूर दाल 80 रुपए प्रति किलो से बढ़कर के 90 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चना दाल में 5 रुपए प्रति किलो का इजाफा हो गया है। अब चना दाल 75 रुपए प्रति किलो से बढ़कर के 80 रुपए हो गया है। कारोबारियों की माने तो दाल की कीमतों में बराबर हलचल देखने को मिल रहा है। मसाला की बात करें तो जीरा की कीमत में 200 रुपए प्रति किलो की तेजी महज 3 दिन में दर्ज की गई है। जब खुदरा बाजार में इस वक्त जीरा 150 रुपए प्रति किलो से बढ़कर के 350 रुपए प्रति किलो हो गया है। पिछले 3-4 दिन में किराना मार्केट में चीनी और गुड़ की कीमत में 2 से 5 रुपए तक का इजाफा दर्ज किया गया है। किराना कारोबारियों का कहना है कि गर्मियों के सीजन में चीनी की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। चीनी की कीमतों में 2 से 3 रुपए इजाफा देखने को मिला है। फिलहाल खुदरा में चीनी की कीमत 46 से 48 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं गुड़ की कीमत में 5 रुपए तक की तेजी दर्ज की गई है। गुड़ की कीमत 45 रुपए से बढ़कर के 50 रुपए के स्तर पर बिक रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी हर दिन ये नया कानून टूटता है। हाल ही में मोतिहारी में जहरीली शराब से 40 से अधिक लोगों की जान गई थी। कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी गई थी, जिसे देखते हुए अब सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे शराब तस्करों पर कमान लगाई जा सके। उत्पाद थाने की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिससे शराबबंदी कानून को सख्ती से बिहार में लागू किया जा सके। जहाँ अनुमंडल स्तर पर अब उत्पाद थाने खोले जाएंगे। जी हाँ, पूरे बिहार में। दरअसल कहने को तो राज्य में यानी कि बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसका खुलेआम सेवन करते नजर आते हैं। प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद भी शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। तो फिर ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 36 नए उत्पाद थाने खोलने का फैसला किया है, ताकि न केवल शराब तस्कर बल्कि शराब पीने वालों पर भी लगाम लगाई जा सके। आपको बता दें कि इसे लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल उत्पाद थाने की संख्या 44 है, जो कि केवल जिला स्तर पर ही है, जिसे देखते हुए अब अनुमंडल स्तर पर उत्पाद थाने को खोलने का फैसला किया गया है। ये थाने उन अनुमंडल में खोले जाएंगे जहां पर अवैध शराब से जुड़े हुए ज्यादा मामले सामने आते हैं। दोस्तों अब खबर पटना से है, जहां पर ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल कर दिया है। इस वजह से सुबह से ही लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
खास करके स्टेशन, बस स्टैंड और अस्पताल आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकारी बस ही आने जाने का एकमात्र जरिया है। हालांकि इमरजेंसी सेवा यानी कि अस्पताल और स्कूल की ऑटो का परिचालन इस दौरान जारी है। जहां राजधानी पटना के ऑटो चालक संघ का कहना है कि जिला प्रशासन ने ऑटो रिक्शा के लिए रूट तय किया है, जिसे लेकर के ई रिक्शा चालकों ने जिला प्रशासन के द्वारा रूट तय किए जाने के विरोध में हड़ताल कर दिया है। हड़ताल के चलते यात्री काफी परेशान हैं। यात्री गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हड़ताल के कारण उनको ना तो ऑटो मिल रहा है और ना ही ई रिक्शा। ऐसे में सरकारी बस ही आने जाने का एकमात्र जरिया है, जो लगभग सभी रूटों पर चल रही है, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने सवाल पूछा है कि अगर आनंद मोहन सजा पूरी करके कानूनी तरीके से रिहा हुए हैं तो फिर सरकार को जेल मैनुअल में बदलाव क्यों करना पड़ा था। उन्होंने पूछा है कि थोड़ी बहुत शराब पीने वाले कितने बड़े अपराधी हैं कि सरकार उन्हें जेल में बंद कर रही है, और जो किसी की जान ले रही है उस अपराधी को रिहा कर रही है। क्या शराब पीना जान लेने से भी बड़ा अपराध है? सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार सरकार ये बार बार कह रही है कि आनंद मोहन की सजा पूरी होने के बाद रिहा किया गया है। अगर ये सच है तो फिर सरकार को जेल मैनुअल में छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने पूछा है कि अगर बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव नहीं किया होता, क्या सरकारी अधिकारी की ड्यूटी के दौरान जान लेने के सजा याफ्ता बंदी को रिहा किया जा सकता था। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ये क्यों नहीं बता रही है कि एक सजा याफ्ता पूर्व सांसद और फिर उसके बहाने 26 अन्य दुर्दांत अपराधियों को रिहा करने से जनहित का कौन सा उद्देश्य पूरा हुआ है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि तेजी से डिजिटल होती दुनिया में चोर और बदमाश भी हाईटेक होते जा रहे हैं। बिहार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। बिहार के छपरा जिले में एक स्कूल बनाया गया जिसमें स्टार्टअप के नाम पर ट्रेनिंग दी जा रही है। जी हाँ, देश में हजारों की संख्या में स्टार्टअप चल रहे हैं, लेकिन बिहार का ये स्टार्टअप बेहद अजीब है। इस स्टार्टअप पर यूपी पुलिस का डंडा भी चल पड़ा है। आपको बता दें कि बिहार में एक ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था जहां पर बेरोजगार युवाओं को एटीएम तोड़ने की कारीगरी सिखाई जा रही थी। जी हाँ, बिहार के छपरा जिले में रहने वाले सुधीर मिश्रा नामक एक शख्स पर आरोप है कि वह युवाओं को 15 मिनट में एटीएम तोड़ने की ट्रेनिंग देता है। जब पुलिस की पकड़ में आए एक आरोपी ने बताया है कि प्रशिक्षण देने वाले सुधीर मिश्रा 15 दिन बाद इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाता है। जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस गैंग का खुलासा तब किया जब पुलिस के हाथ सुशांत नामक एक बदमाश लगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कहते हैं कि हिम्मत और जज्बा से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। जब पटना में फुटपाथ पर कभी प्रियंका गुप्ता ने ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से ठेला लगा करके चाय बेची तो पटना नगर निगम ने ठेला हटा दिया था। जब कभी परेशान होकर के प्रियंका गुप्ता रोते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पास पहुंच गई और आज ब्रांड बनकर के खुद की पहचान बना ली है। प्रियंका गुप्ता ने अब कटिहार में चाय वाली का 6ठा आउटलेट खोला है। प्रियंका गुप्ता ने कटिहार शहर में फ्रेंचाइजी दी है। जहां आउटलेट के उद्घाटन पर ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता खुद पहुंची। उद्घाटन के मौके पर कटिहार की मेयर उषा देवी अग्रवाल, पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी समेत काफी लोग उपस्थित थे। इस मौके पर ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता ने बताया है कि कैसे उन्होंने पटना की सड़क से शुरुआत की और आज आउटलेट तक अपने चाय के बिजनेस को पहुंचा दिया है। प्रियंका की माने तो कटिहार में ये 6ठा आउटलेट है। बिहार के लोगों की प्रियंका गुप्ता ने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ग्रेजुएट चाय वाली की दुकान सड़क से शुरू होकर के फ्रेंचाइजी तक पहुंच जाएगी, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेजुएट चाय वाली का ये आउटलेट कटिहार शहर के दौलत राम चौक पर खुला है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन में डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन से 4 किलो 996 ग्राम सोना बरामद किया है। 4 किलो सोना, जी हाँ, सोचिए 4 किलो सोना। साथ ही 3 सोना तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बरामद सोना की कीमत यानी कि 4 किलो सोना की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सोना तस्कर के पास से 40 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर डीआरआई ने कार्रवाई की है। जहां गिरफ्तार तस्करों को हाजीपुर से पटना ले जाया गया, जहां तीनों से पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार म्यांमार से सोना की खेप भारत लाया गया था, जिसे गोरखपुर ले जा रहे थे। जब 2 तस्कर इसे लेकर के जलपाईगुड़ी स्टेशन पर चढ़े थे। एक तस्कर की गिरफ्तारी गोरखपुर से की गई। फिलहाल डीआरआई ने पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। तो दोस्तों, वो 90 का दशक था। जाति की रंग में सराबोर बिहार की राजनीति देश दुनिया में चर्चित हो रही थी। कई क्षेत्रीय छत्रपों का बिहार में समानांतर दबदबा था। इन्हीं में से एक आनंद मोहन भी थे। जहां इनकी तूती कोसी से लेकर के मिथिलांचल तक के इलाके तक बोलती थी।
जब बिहार जातिवाद के ऐसे भंवर में फंस चुका था जहां हर कोई किसी न किसी खेमे या फिर गुट से बंदने को विवश था, वहीं हवा का ये रुख आनंद मोहन की राजनीति को परवान चढ़ा रहा था। यूं तो आनंद मोहन 17 साल की उम्र में ही जेल जा चुके थे, पर उनकी राजनीति की यात्रा 1990 से शुरू हुआ। सहरसा जिले के महिषी विधानसभा सीट से आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए थे। आनंद मोहन ने तत्कालीन कांग्रेसी विधायक दिग्गज लहटन चौधरी को 62,000 से अधिक मतों से पराजित करके संसदीय राजनीति में पहला कदम रखा। प्रदेश में लालू प्रसाद की सरकार थी। चुनाव आयोग के दस्तावेज बताते हैं कि 1996 में आनंद मोहन समाज समता पार्टी के टिकट पर पहली बार शिवहर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए। आनंद मोहन ने इस चुनाव में जनता दल के रामचंद्र पूर्वे को पराजित किया, पर 1996 में गठित 11वीं लोकसभा का कार्यकाल महज 13 महीने ही रहा। जब देश में मध्यकालीन चुनाव हुए 1998 में आनंद मोहन ने ऑल इंडिया राष्ट्रीय जनता पार्टी के टिकट पर एक बार फिर से शिवहर लोकसभा से दाव आजमाया। उन्हें जीत हासिल हुई। समता पार्टी ने इस चुनाव में हरिकिशोर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। हरिकिशोर सिंह पराजित हो गए। अगले साल 1999 में एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में आनंद मोहन बिहार पीपुल्स पार्टी की टिकट पर उम्मीदवार थे और राजद के अनवारुल हक से महज 3,000 से कुछ अधिक मतों से चुनाव हार गए। 2004 में उन्होंने एक बार फिर से कोशिश की, मगर शिवहर सीट पर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। दोस्तों, बात करते हैं कि किसानों के हित में प्रदेश और राज्य सरकार लगातार, यानी कि बिहार सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्य सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि किसानों के हित में हमेशा कदम उठाया जाए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य सरकारें किसान हित में हमेशा कदम उठाती रहती है। जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार कैसे देश में अपनी खेती में अपना परचम लहरा रहा है, या कैसे लोग बिहार के स्वास्थ्य और फिर उसके कृषि स्वास्थ्य से जुड़ते जा रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इस संबंध में क्या बेनिफिट सामने आ सकते हैं। तो बात करते हैं कि आलू, लीची, मखाना उत्पादन में बिहार लगातार तरक्की कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार सरकार के अधिकारियों के अनुसार भारत की स्थिति देखें तो फिर आलू उत्पादन में बिहार तीसरे राज्य पर है। जी हाँ, कुल लीची उत्पादन बिहार में भारत का 40% तक होता है, यानी कि लीची उत्पादन में बिहार की अच्छी स्थिति है। मखाना भी भारत का कुल 15% उत्पादन कर रहा है, जहाँ इसके अलावा शहद और आम की खेती में भी बिहार चौथे नंबर पर पहुंच गया है। ऐसा नहीं है कि बिहार का केवल लीची, आलू, मखाना ही प्रसिद्ध है। मशरूम उत्पादन में भी बिहार देश में झंडा गाड़ रहा है। देश का कुल 10% मशरूम उत्पादन बिहार में ही होता है। बिहार के किसान भाई छोटी सी जगह में मशरूम के लिए झोपड़ी बना लेते हैं, जिन्हें मशरूम हट के नाम से भी जाना जाता है। इसी जगह पर तकनीक और फिर सूझबूझ से मशरूम उगाकर की मोटी आमदनी कर लेते हैं। जी हाँ, राज्य सरकार मशरूम उत्पादन पर सब्सिडी दे रहे हैं। किसानों को इसका लाभ लेना चाहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना पर फिर से संकट मंडराने लगा है। जब सुप्रीम कोर्ट में नीतीश सरकार द्वारा कराई जा रही जातियों की गिनती पर रोक लगाने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर हुई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और फिर जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच इस याचिका पर सुनवाई किया है। ऐसे में सभी की नजरें इस मामले पर टिक गई है। जहां इससे पहले जनवरी में भी ऐसा ही याचिका दायर हुई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि बिहार में अभी जातीय जनगणना का दूसरा और फिर आखिरी चरण चल रहा है, जिसके 15 मई तक पूरा होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। इसके बाद शीर्ष अदालत शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की है। इसी साल जनवरी महीने में भी जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनमें नीतीश सरकार के उस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें जातियों की गिनती कराने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि बिहार सरकार का जातीय गणना का फैसला असंवैधानिक है। गणना का हक सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और राज्य को इसका अधिकार नहीं है। हालांकि नीतीश सरकार की ओर से सफाई दी गई है कि ये जनगणना नहीं बल्कि सामाजिक और फिर आर्थिक सर्वे है। ऐसे में ये असंवैधानिक नहीं है। जब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। जब बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा और आखिरी चरण 15 अप्रैल को शुरू हुआ था, जब परगणक घर घर जाकर के लोगों की जाति, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं। यह काम 15 मई तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद फील्ड से आए डेटा के आधार पर विस्तार से रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जातियों की गिनती पर रोक लगा देते हैं तो फिर इस पर काम अधर में लट सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी अपने स्थापना काल से ही विवादों में चलता आ रहा है।
कभी कुलपति के कारण यूनिवर्सिटी का नाम धूमिल होता है, तो कभी परीक्षा विभाग के कारण पूर्णिया यूनिवर्सिटी धांधली में पूरे बिहार में नंबर 1 पर रहता है। तो कभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन परीक्षा नियंत्रक के विवादों में सैकड़ों छात्र का भविष्य बर्बाद होता दिख रहा है। तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ नया विवाद सामने आ गया है। जब पूर्णिया यूनिवर्सिटी को BCA BBA की मान्यता प्राप्त नहीं है, इसके बावजूद भी कॉलेज में इसकी पढ़ाई करवाई जा रही है, जहाँ विद्यार्थियों को इसकी क्लास दी जा रही है और वे पढ़ करके पास आउट भी हो रहे हैं, सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। इसके बाद में पता चलता है कि बिहार सरकार से विश्वविद्यालय को इसकी मान्यता ही नहीं दी गई है। वही छात्र नेता का कहना है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा लगातार छात्रों का शोषण किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, फिर पार्ट 2 के रिजल्ट में बहुत बड़ी धांधली की गई थी। सैकड़ों छात्रों का रिजल्ट प्रमोट कर दिया गया था, जहाँ इसका जिम्मेदार पूर्णिया यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी है। बार बार ऐसे लोगों को कॉपी चेक करवाया जाता है जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता कैलाश महतो की गुरुवार की रात बिहार के कटिहार जेल में गोली मारकर के जान ली है। जब पुलिस के मुताबिक घटना कटिहार के बराड़ी थाना क्षेत्र की है, जहां महतो को 4 से 5 राउंड गोलियां मारी गई। बताया जाता है कि 2 अपराधी बाइक से अचानक कृषि फार्म चौक के पास पहुंचे और जेडीयू नेता के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कटिहार के SDPO ओम प्रकाश ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा है कि हमने जांच शुरू कर दी है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर दिया जाएगा। करीब 4-5 राउंड फायरिंग हुई है, आगे की जानकारी बाद में आएगी। जब बताया जाता है कि जेडीयू नेता कैलाश महतो के ऊपर कई राउंड गोलियां चलाई गई है, जिसमें से 2-3 गोली उनके सीने में लगी है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हाईवे पर फायर करते हुए फरार हो गए। इधर स्थानीय लोगों ने तुरंत ही कैलाश महतो को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बराड़ी लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि गर्मी की दस्तक से हर तरफ दहशत का माहौल है। जब दिल्ली NCR समेत अन्य राज्यों में भी गर्मी ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया है। अप्रैल के अंत के साथ तपता सूरज, आसमान से उगलते गुब्बारे और फिर आग उगलती जमीन जून जुलाई की याद दिला रही है। जब मौसम विभाग ने बिहार, बंगाल, झारखंड समेत 9 अलग अलग राज्यों में हीट वेव अलर्ट जारी किया है। जब तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के चलते पटना जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। बीते सप्ताह से सरकारी और फिर निजी स्कूल का संचालन दोपहर 11 बजे से 45 मिनट तक कर दिया जा रहा है। जब वही अब छात्रों को गर्मी की छुट्टी का इंतजार है। जब उम्मीद है कि मई मध्य से समर वेकेशन शुरू हो सकता है। यहाँ छात्र समर वेकेशन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से बच्चे अपनी छुट्टियों को प्लान करते हैं। आपको बता दूं कि बीते साल बिहार में 23 से 15 जून तक सरकारी और निजी स्कूलों में समर वेकेशन प्लान किया गया था, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 15 से 30 जून तक समर गर्मी की छुट्टी हो सकती है। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर राज्य के शिक्षा मंत्री ने किसी प्रकार की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के रहने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप तमिलनाडु प्रकरण में उलझ करके गिरफ्तार हुए हैं, जहां और जेल में बंद है। मनीष कश्यप ने बेतिया में सरेंडर किया, जिसके बाद EOU ने पूछताछ की और फिर उसके बाद तमिलनाडु पुलिस उसे अपने साथ ले गई। मनीष कश्यप के ऊपर अब NSA लगा दिया गया है, जो बेहद गंभीर मामला माना जाता है और फिर ऐसे में बताया जाता है कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। जब मनीष कश्यप को अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, जब सीनियर वकील AP सिंह मनीष कश्यप का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन AP सिंह जो मनीष कश्यप का सीनियर वकील है, वह खुद मनीष कश्यप की गलतियों को कई बार गिना चुके हैं, कई जगह बता चुके हैं। मनीष कश्यप का केस वकील AP सिंह लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि वे मनीष कश्यप के ऊपर लगे NSA को हटवाएंगे, जहां उसके लिए मजबूत दलील अदालत में पेश करेंगे। वही अंतरिम जमानत देने के साथ साथ सभी मुकदमों को क्लब करने यानी कि एक साथ जोड़ने की मांग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से की है। जब वहीं AP सिंह भी मनीष कश्यप की मुश्किलें और फिर लगा गलतियों पर भी खुल करके बोले हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप 24 घंटे के अंदर सरकार गिराने की बात करके इस मुश्किल में फंसे हैं। जब उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप की भी गलतियां मैं मानता हूं, जहां उसने राजनीति और फिर पत्रकारिता को मिक्स कर दिया, दोनों को मिलाया नहीं जाता है। जब आप पत्रकार हैं तो फिर आप पत्रकार रहिए। राजनीति में तो कई जगहों पर समझौता करना पड़ता है, पर पत्रकार तो निडर होता है और निष्पक्ष होता है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के वकील बोले हैं कि इसकी दूसरी गलती यह है कि वे ऐसे बयान देने लगे हैं कि मैं बिहार सरकार गिरा दूंगा, मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। ये सब बयानबाजी गलत थी। मैं वकील होकर भी मानता हूं कि लेकिन ककड़ी के चोर में कटारी से नहीं काटना चाहिए। मेरा यही अनुरोध है।
उसकी गलती यही है और फिर उसका प्रायश्चित जेल, रिमांड सब जगह हो चुका है। मामला अब तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मनीष कश्यप की वकील ने ही मनीष कश्यप को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे में आपसे सवाल है कि क्या मनीष कश्यप के ऊपर लगाए गए एनएसए को रद्द कर देना चाहिए या फिर एनएसए के तहत उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने थाना पहुंचे पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने और फिर अपराध की रोकथाम को लेकर के सभी थानों को सख्त निर्देश जारी किया है। उन्होंने खास तौर से कहा है कि थाना आने वाले किसी भी व्यक्ति या फिर पीड़ित का बिना कोई टाल मटोल किए उनका हर समस्या का समाधान करें। अगर कोई मामला हो या फिर किसी अन्य तरह की समस्या उसका तुरंत समाधान करें। बिहार में ये आम समस्या है कि थाना पहुंचने वालों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर थानेदार के नहीं रहने पर कार्रवाई में टाल मटोल की घटनाएं होती रहती है। राज्य के किसी थाने के बारे में लापरवाही से संबंधित शिकायत सामने आने पर संबंधित पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि किसी थाने में थानेदार या फिर थाना प्रभारी के मौजूद नहीं रहने पर किसी व्यक्ति को उनके इंतजार में बैठाया नहीं जाएगा। थाना प्रभारी की अनुपस्थिति में जो भी सीनियर उप थानाध्यक्ष होंगे वे संबंधित पीड़ित की समस्या का समाधान करेंगे। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए और न ही कोई बहानाबाजी चलेंगे। डीजीपी आरएस भट्टी ने कहा है कि सभी थानाध्यक्ष हर हाल में जनता से मिले और उनकी समस्या का समाधान करें। उनकी गैर मौजूदगी में ये काम वरीय उप थानाध्यक्ष उतना ही शिद्दत से करेंगे। जब थाना स्तर पर कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। राज्य के सभी थानों में एक थानाध्यक्ष और फिर उनके नीचे 2 उप थानाध्यक्ष होते हैं। इसमें एक विधि व्यवस्था और दूसरा अनुसंधान की जिम्मेदारी संभालते हैं। ये व्यवस्था राज्य की सभी 1097 थानों में करीब 3 साल से पहले से लागू है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया में एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, जहां हर महीने अरबों का कारोबार होता है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि यहां उत्तर प्रदेश, झारखंड के साथ ही कई राज्यों के किसान आते हैं, अपनी फसल व्यापारियों को बेचते हैं। इस मंडी से सरकार भी करोड़ों का राजस्व कमाती है, लेकिन मंडी की बदहाली ऐसी है कि देखने वालों वाले दांतों तले उंगलियां दबा ले। जब पूर्णिया के गुलाब बाग अनाज मंडी बीते 46 सालों से असुविधाओं की मार झेलने को मजबूर है। मंडी की बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी मंडी में नाले तक की व्यवस्था नहीं है। बरसात के दिनों में मंडी में घुटने भर पानी लग जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। जब पानी के साथ ही यहाँ शौचालय का भी इंतजाम नहीं है, लेकिन न ही किसी जनप्रतिनिधि न ही किसी अधिकारी का यहाँ पर ध्यान जाता है। जब चुनावी मौसम में नेता वादे तो कर जाते हैं, चुनाव खत्म होने पर मंडी का रास्ता भूल जाते हैं। मंडी की ये हालात तब है जब यहाँ बिहार, झारखंड, यूपी के 62 जिलों के किसान आते हैं। जो हर महीने इस मंडी में 1.5 अरब कारोबार होता है। सरकार को भी करोड़ों का राजस्व यहाँ से मिलता है। मंडी में लोगों को रोजगार भी मिलता है। हालांकि मंडी की बदहाली को देख करके 20 अप्रैल को पूर्णिया के संसद ने मंडी में विकास कार्य का जीर्णोद्धार किया था, लेकिन ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यह था। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।